पोटेंशियल इनटू डाइपोल, और अभी जो छोटा सा पार्ट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी बस, उसके बाद में डाइपोल का एक्स्ट्रा एडवांस पार्ट करूंगा वो नहीं, ठीक है। और मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इजी टॉपिक है और इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। लाइक फॉर्मूला अगर आपको पता है, लास्ट लेक्चर में क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको पोटेंशियल इनटू डाइपोल का? ये फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा, केबी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, चेक कर लो आपने लिखा। अच्छा, इस फॉर्मूला का और एक वर्जन हो सकता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर करो, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर करोगे, सो दिस विल लुक लाइक दिस, के टी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप अपने फॉर्मूला में इसके आगे ये फॉर्मूला ऐड करें। Now let's move forward. अब क्योंकि पोटेंशियल हो चुका है तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल kept in uniform electric field. Potential energy of a dipole kept in uniform electric field. Now, अगर आप डेरिवेशन इसका देखो तो मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है और आपने उसमें एक डाइपोल रखा, लेट्स से ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है तो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा होगा विच इज ऐसी, और प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा होगा, वो होगा अगेन ऐसी, और लेट अस से इनिशियल एंगल में भी इट कैन बी थीटा। परफेक्ट। नाउ ये एनालिसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बताओ अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखते हो तो उस पर नेट फोर्स लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। ओके, क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके पास जो फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल है और क्या है, अपोजिट, तो नेट फोर्स जीरो। क्या इस पे टॉर्क इस सिचुएशन में लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि दिख रहा है, सो ये इसके सेंटर के अबाउट रोटेट होगा ना। So uniform field में if you keep a dipole, then the net force will be zero, but there will be a net torque, and because of that torque, it will try to attain the stable equilibrium. सही बात है, वो सीधा होने का ट्राई करेगा। Now, इसीलिए वहां पे कोई तो वर्क डन होगा, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, तो जब रोटेट हो रहा है तो फील्ड उस पे कोई तो काम कर रही है, आया? तो इसीलिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा अ स्मॉल वर्क डन सबसे पहले। नाउ जनरली वर्क डन का फॉर्मूला लीनियर, अगर हम मोशन कंसीडर करें तो क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे डाइपोल राइट में ऐसा या लेफ्ट में ऐसा जा रहा है? नहीं जा रहा ना, तो क्या मैं यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकता हूँ? नहीं लगा, गलत है ना।
So I have to modify the formula. Yes. यहाँ पे rather translational के बदले rotational motion. Yes or no? So because it is a rotational motion, that's why the force will replace with torque. समझा? Force into displacement. Displacement will replace by angular displacement. इसलिए dt. So क्या लर्निंग सीखी? जब भी रोटेशनल में वर्क डन आएगा, आप हमेशा क्या यूज कर सकते हो? टाउ थीटा. समझा? आपने वर्क पावर एनर्जी में f dx करके इंटीग्रेट करा होगा बहुत बार, बहुत क्वेश्चंस में. यस. वैसे ही यहाँ पे अब dw को क्या लिख के टाउ थीटा लिख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो लेट्स इंटीग्रेट नाउ. जब इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट आएगी, है ना? लेट्स से लिमिट क्या आएगी? 0 से w. यहाँ पे मान लो मुझे इनिशियल लिमिट नहीं पता है तो मैंने थीटा 1 यूज करा. फाइनल लिमिट भी नहीं पता तो क्या यूज करा? थीटा 2. मतलब मुझे जनरल एक्सप्रेशन चाहिए. आया ना? यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? थीटा 1 से थीटा 2. अब आएगा टॉर्क. अगर आपको याद होगा तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है. राइट? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क? नो, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या? सो द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज PE क्या? sin थीटा इनटू dv. पढ़ा था ये? अब इसमें से PE बाहर निकल जाएगा. सो PE अगर बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? sin थीटा का इंटीग्रेशन. सिंपल. व्हाट इज sin थीटा का इंटीग्रेशन? बराबर. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस cos थीटा. अपर लिमिट क्या हो जाएगी? थीटा. लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? थीटा 2. मुझे थीटा 1 माइनस थीटा 2 करना पड़ेगा. सो वहां से वर्क डन का फार्मूला कितना आएगा? इट इज गोइंग टू बी PE ब्रैकेट में बोलो कितना होगा? cos थीटा minus cos theta. Whenever a dipole is kept in a uniform field, the work done to rotate the dipole is always P bracket cos theta 1 minus cos theta 2. Generally for work done को हम change in something बोलते हैं. Can you tell me what? No. इस केस में kinetic कहाँ से है? मतलब kinetic का मतलब क्या है? Generally हम कोई भी डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया है तो वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल नहीं बोला है ना. हमने जनरली चेंज इन पोटेंशियल नहीं बोला. सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू क्या? डेल्टा U. अच्छा डेल्टा U जनरली क्या होता है? इफ आई डोंट स्पेसिफाई व्हिच काइंड ऑफ वर्क डन आई एम डूइंग, U फाइनल माइनस U इनिशियल. आपको समझ में आया? अच्छा इज इक्वल टू. अब बताना, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ. आप बताना ये मैं सही लिखा है नहीं लिखा. पहले मैंने P को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा माइनस PE cos थीटा 2. मैंने पहले कौन सा टर्म लिखा बताओ? ये वाला टर्म. परफेक्ट है. फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? प्लस. फिर क्या लिखना चाहिए? P cos थीटा 2. आया? पर क्या मैं प्लस को माइनस माइनस लिख सकता हूँ? बिकॉज़ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस क्या? माइनस. अब ब्रैकेट में क्या लिखा बोलो? माइनस PE cos थीटा 1. अब एक सिमेट्री चेक करो. मैंने कुछ यहाँ पे जानबूझ के चीज है. देखो ये क्या है आपका? विच एनर्जी? फाइनल क्या? पोटेंशियल. अब चेक करो यहाँ पे कुछ एक टर्म है. आएगा. फिर यहाँ पे क्या टर्म है? यहाँ पे एक टर्म कौन सा है? माइनस. नाउ चेक करो ये क्या है? क्या यहाँ पे सिमिलर टर्म है या नहीं? कैन यू लुक एट देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट. सो कैन वी सी दैट दिस टर्म बिलोंग्स टू दिस, this term belongs to this, and there is only minor change because final mein we have done what? Theta 2, and initial mein what we have done is that's why U will become minus PE cos theta. This is the general formula for potential energy of a dipole. Now understand there is a difference. ये क्या है? किसका फॉर्मूला लिखा मैंने? ये किसका फॉर्मूला लिखा? मतलब ये है चेंज इन पोटेंशियल. ये किसका है? और ये किसका फॉर्मूला लिखा मैंने? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल. इट्स नॉट चेंज इन पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल कितना फॉर्मूला हुआ तुम्हारे पास? माइनस P cos. ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हुआ. और अब इसी फॉर्मूला को मैं चाहूं तो मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस P वेक्टर डॉट क्या? ये लिख सकते हैं ऐसा. और ये आपका दूसरा फॉर्मूला. अब यहाँ से हमारे पास वैसे 3 केस आते हैं पर आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली 2 केसेस क्योंकि तीसरा ऑब्वियस है. केस 1 है कि अगर मैं थीटा को 0 डालूं
तो आपका u क्या होगा? Can you tell me what will become u? Can I say it is minus PE? बट क्या ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी एनर्जी? ऑब्वियस, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू होगी? और ये अगर मिनिमम वैल्यू है एनर्जी की, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा? कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? स्टेबल, बिकॉज व्हेनेवर द एनर्जी बिकम्स मिनिमम, है ना, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम क्या बन जाता है? स्टेबल। समझा? मतलब आपका डायग्राम कैसे लिखना चाहिए कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो आप इसके बीच में डायपोल को रखोगे कुछ ऐसा, जिसमें यहां होगा माइनस क्यू, यहां होगा प्लस क्यू, सो दैट आपका पी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। बिकॉज आपको पता है पी वेक्टर कैसे होता है, फ्रॉम माइनस टू प्लस, और आपका ई वेक्टर भी राइट में है, क्योंकि ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है? पी वेक्टर और ई वेक्टर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, इसलिए थीटा 0 हुआ। जब थीटा 0 हुआ तो यू क्या बना? माइनस टी मिनिमम, और कौन सा इक्विलिब्रियम बना? स्टेबल। सो दिस डायग्राम इज फॉर विच इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझा? नहीं समझा? और एक चीज, और एक अच्छी बात, जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू पी sin थीटा ना, तो थीटा 0 है तो टॉर्क क्या होगा? 0। वो भी अच्छी बात है, तो इसे मिल सकता है। अच्छा, केस 2, I think you know already what should be the case 2. Can you tell me what should be the case 2? थीटा इक्वल टू क्या? मैं 90 नहीं लूंगा, मैंने बोला वैसे there are 3 cases, पर एक केस में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो जरूरत नहीं है। थीटा 90 पे ये 0 होगा, है ना, वो तुम्हारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ थिंग हुआ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसके तीसरे केस में इंटरेस्ट है, थीटा इक्वल टू क्या? 180। यस, आई एम मोर इंटरेस्टेड because when theta becomes 180 your u will become plus e, तो मिनिमम के बदले ये क्या बन जाता है? और अगर ये मैक्सिमम है तो ये कौन सा स्टेबल मतलब होगा? अनस्टेबल। कैन यू गेट द डायग्राम? इसका कैसे दिखना चाहिए? क्या ये तो सेम रहना चाहिए? यस, चार्ज बटे हो जाने चाहिए, सो इट शुड बिकम लाइक दिस। यहां पे क्या बन जाएगा? प्लस q, यहां पे क्या बनना चाहिए? माइनस q। इसको ज्वाइन करेंगे, सो p वेक्टर ऐसा और आपका ई वेक्टर ऐसा, सो एंगल तुम्हारा बनेगा। अगेन इसका टॉर्क 0 है, समझा? दिस इज द एंटायर एनालिसिस जो आपको लिखनी पड़ेगी बोर्ड में अगर 3 मार्क के लिए आया, बाकी न्यूमेरिकल अगर आया तो ये तो फॉर्मूला है। जैसे एक बार वो वापस समझाओ ना कि फोर्सेस कैंसिल आउट कैसे होता है जब मतलब ट्रांजिशनल मोशन चोरी होता है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, दैट्स इट, देयर इज नो अदर रीजन। सो मैं तुम्हें पूछूं कि इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है और इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, तो फील्ड तो सेम। आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज होगा, है ना। अच्छा, फील्ड चेंज कैसे होती है वो पता कैसे चलता है? इंटेंसिटी, लाइन की इंटेंसिटी को देख के। सो अगर मान ले मैं तुझे डायग्राम ये दे दूं, बराबर, और अब मैं क्या कर रहा हूं यार, आई एम कीपिंग अ डाइपोल लाइक दिस, then this is a problematic thing because ये साइड पे तुम्हारी इंटेंसिटी वीक है, इस साइड पे तुम्हारी इंटेंसिटी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे अनइवन फोर्स है। तो यहाँ पे डाइपोल में 2 चीज होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल भी आएगा, ट्रांसलेशनल भी आएगा, दैट्स हाउ इट इज। ui minus us नहीं, हम जब भी कोई भी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, जब तू यहाँ पे डाइपोल को ऐसा रख के छोड़ देगा ना, तो फील्ड ऑटोमेटिक उसको सीधा करेगी, तो मुझे वापस उसको उस पोजीशन में रखना है। तो जब उस पोजीशन में रखना है तो तुझे बाहर से कोई वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड तो ऑटोमेटिक करने वाली है। तो तू उसको वापस कौन से पोजीशन में लेके जाना चाहता है बेटा? थीटा एंगल पे। दैट्स व्हाई हम लोग एक्सटर्नल वर्क करते हैं। तो ओके, जो मैंने बोला माइनस डेल्टा u वाला वो फील्ड का वर्क है, वो फील्ड का वर्क है, देखो दैट इज u माइनस u। बोलो ये वाले केस में कैसे? ये वाले केस में सो सबसे पहले क्या दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर ना? तो दिस इज द एग्जैक्ट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक, इसके बाद में बोलूंगा।
सर बोलो। वो जो हमने यूएफ माइनस यूआई किया है उसमें हम अगर डायरेक्टली खोलते हैं v cos थीटा 1 माइनस p cos थीटा 2 फिर भी तो वो माइनस के फॉर्म में ही आता है, तो हमें कैसे पता चला कि माइनस 2 है? नहीं समझना है ना कि जब मैं ओपन कर रहा हूँ दैट इज p cos थीटा 1 तो मुझे पता है कि थीटा 1 इज इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल, बराबर ना? तो मुझे सिचुएशन पता है, सो कंपैरिजन में इनिशियल का इनिशियल के साथ करूंगा, फाइनल का फाइनल के साथ करूंगा, दैट्स व्हाई मेरा कंपैरिजन। आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ बाय चांस बाकी है। अच्छा, हैव यू टेकन 12th बोर्ड का टेक्स्ट बुक? ले लिया सबने? सो मुझे मोस्टली 2 या 3 लेक्चर के बाद जरूरत पड़ी फॉर जस्ट 1 लेक्चर, ठीक है? फॉर 1 लेक्चर की जरूरत पड़ी। मैं बोलूंगा आपको, ग्रुप पे मैसेज करूंगा कि लेके आना। कोई भी पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, उस कंपल्सरी, ठीक है? मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए हाथ में। अच्छा, आपके ग्रुप पे क्लास टीचर का एक मैसेज आया था, है ना? सो हेंसफोर्थ हर बैच को एक क्लास टीचर एसोसिएट करा है। सो नॉट ओनली रिलेटेड टू सब्जेक्ट बट ओवरऑल प्रॉब्लम भी आप क्लास टीचर से डिस्कस कर सकते हो, मतलब आप बता सकते हो क्लास टीचर को। नॉट ओनली रिलेटेड टू, जैसे आपको क्लास टीचर मोहित सर मिले, बराबर ना? सो मतलब जरूरी नहीं कि फिजिक्स के बारे में, यू कैन आल्सो डिस्कस विद पीटीएम और उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि वो केमिस्ट्री मैथ के या दूसरे सर को वो इन्फॉर्म करें। आपके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने बताया हुआ है, ओके? तो पेरेंट्स को भी अब से कुछ भी चीजें मतलब कम्युनिकेट करनी है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी योर क्लास टीचर। और ये करने का रीजन है कि एक सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं। सो 11 बैचेस के 11 अलग अलग क्लास टीचर हैं। चल हो गया सबका? देखो, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिफॉर्म फील्ड को डायपोल के साथ जस्टिफाई कर दिया। अब एक ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, अगर डायपोल को कौन सी फील्ड पे रखे? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है? सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखो, डायपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Dipole, please write down. Dipole kept in non-uniform electric field. Okay. आपने एक चीज नोट करी, जब मैंने फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन लिखवाया था ना, तो वहां पे भी नेगेटिव साइन लिखी थी, याद है सबको? क्या रिलेशन लिखा था? कैन यू टेल मी? E is equal to minus of dV by dt, लिखा था नहीं? यहाँ पे भी माइनस साइन आई थी, है ना? जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल को डिफाइन किया, यहाँ पे भी माइनस साइन आई, सही है ना? तो समवेयर डाउन द लाइन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन हम लेके आ रहे हैं, ओके? अगर अब मैं इस फॉर्मूला से स्टार्ट करूं, क्योंकि देखो अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती समझना, तो मुझे एक्चुअली में E को माइनस dV by dt के बदले V by d लिखना होता, सही बात है? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म। पर यहाँ पे क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट V by d नहीं हो सकता, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ dV by dt, ये समझा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड पे चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज चार्ज स्केलर है, आई कैन डू दैट। सो इफ आई मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? Q into E is equal to minus Q into dV by dt, कर सकते हैं हम लोग ऐसा? Now the left side quantity automatically will become force. So क्या मैं इसको SE नाम दे सकता हूँ? That is electrostatic force is equal to
ना डेरिवेटिव का रूल क्या है कि अगर एक कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के अंदर हो तो बाहर निकलता है, तो वैसे ही मैं वो बाहर वाले टर्म को अंदर भी ले सकता हूँ। तो अगर बाहर वाले टर्म को अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा, b into bq by dr। कुछ समझ में आ रहा है? Now that q into v is actually the potential energy। So that q into v will become what? Potential energy। So क्या मैं q into v को potential energy रिप्लेस कर सकता हूँ? So अगर मैं उसको रिप्लेस करूँ तो आपका SE क्या बन जाएगा, माइनस du बाय बोलो dr। अच्छा सच बताना, क्या आप लोगों ने ये वर्क और एनर्जी में यूज करा होगा, द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें आपको स्टेबल अनस्टेबल के लिए डबल डेरिवेटिव लेके चेक कर देना है यार। तो वो यहाँ पे भी ट्रू है ना। तो ऐसे क्या बन गया आपका माइनस du बाय dr। ओके, अब मेरा क्या इंटेंशन था ये चीज करवाने का कि अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे तो क्या होगा उसके साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एक्चुअली में मेरे पास आई क्या है, अगर मैं देखूं तो माइनस टी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे ये माइनस साइन को तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं, so I'm just going to replace u with t vector dot which vector, e vector। so आपका SE will look like minus, कैसा दिखना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ बोलो t vector dot by क्या dr। अब एक मिनट रुक जाओ, अब SE बन गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या बना, t vector dot e vector। सबको समझा? अब इसमें क्या है कि t वेक्टर डॉट e वेक्टर में अगर थीटा आपका 0 हो गया, पॉसिबल है? तो अगर थीटा 0 हुआ तो उससे क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पर उसमें p जो होगा वो तो डाइपोल मोमेंट है यार, वो तो फिक्स क्वांटिटी होगी ना। तो डाइपोल मोमेंट अगर फिक्स क्वांटिटी हुआ तो वो तो बाहर निकल जाएगा डेरिवेटिव में। तो आपका SE जो एक्चुअली में बचेगा वो क्या बनना चाहिए, माइनस p dE by dr। This formula we can use to find the force when a dipole is kept inside the non-uniform field। तो ये फॉर्मूला से तुम्हें क्या मिलेगा हमेशा, बोलो, force of a dipole which is kept in a non-uniform field। Now रुको, इस चीज को समझने के लिए let me take a small example। कंसीडर करो तुम्हारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है। अब इसके क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे वो समझो। आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर जो कि जा रहा है यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे और यहाँ पे कितने पे जा रहा है, प्लस इंफिनिटी पे। सो दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, हाँ है ना, दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सुनना, आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट पे तुमने स्मॉल डाइपोल रखा हुआ। नाउ याद रखना, आई हैव केप्ट अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कंडीशन ले रहा हूं। सो आपके पास यहाँ पे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये हो गया माइनस q, ये कितना हो गया बेटा, प्लस q। आई हैव केप्ट लाइक दिस, परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से जो फील्ड क्रिएट हो रही होगी उसका डायरेक्शन कैसा होगा, बताओ। The field which will be, है ना, ये जो जनरेट करेगा वो डायरेक्शन कैसा होगा, क्या ऐसा होगा, राइटवर्ड, क्या ये भी राइटवर्ड होगा, ऐसा ही कुछ। और इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी कैसा है, राइटवर्ड। तो कैन वी से दैट बोथ आर, जिसमें थीटा इक्वल टू 0। सो अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्मूला, डू यू एग्री विद मी? So if I apply this formula तो क्या हो जाना चाहिए, so it should be FE is equal to minus T d by dr of E due to infinitely long conductor। Now do you know the formula for E due to infinitely long conductor? क्या formula? 2k lambda by r। तो क्या FE के वैल्यू में डाल सकता हूँ, it is nothing but minus P क्या d by क्या dr of बोलो 2k lambda by r। कर सकता है क्या? नाउ 2k lambda p तो बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास FE क्या आ जाएगा, p 2k lambda नहीं
1/r का डेरिवेटिव पूछा, इंटीग्रेशन नहीं पूछा। 1/r का डेरिवेटिव होगा -1/r। तो क्या पे -1/r पे डाल सकते हैं? सो देयरफॉर एलटी का आंसर फाइनली क्या हो जाना चाहिए? 2pk lambda y। बोलो क्या? This is the force acting on a dipole due to infinitely long circuit and vice versa। मतलब डाइपोल भी इस पे सेम फोर्स लगाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द इंटरनल फोर्स। मतलब ये इस पे इतना फोर्स लगा, ये भी इतने फोर्स लगा। समझा? बस एक चीज है जो अभी भी नहीं क्लियर है कि ये जो फोर्स लगने वाला है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा। सो आप अपना दिमाग लगा के बताओ, आपके हिसाब से ये डाइपोल पे जो फोर्स लगने वाला है वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो रीजन जी हाथ ऊपर करके बोल पाएंगे। Why the force should be attractive? बोलो जल्दी। If the force is attractive, why it is attractive? सागर बाइंडिंग फोर्स। हाँ बाइंडिंग फोर्स वरना वो वरना बाहर चला जाए। पर क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? There is a reason. There is a possibility कि बाहर चला भी जा सकता है, पर अभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? नहीं पता? अगर सोचोगे तो मिलेगा आंसर, क्योंकि आंसर बहुत सिंपल है। लास्ट बेंच यहाँ पे 4 में से कोई भी ट्राई करना चाहोगे? नहीं? बहुत बढ़िया। -q is nearer to +q. The +q is slightly away from this +q. So -q को इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लेफ्टवर्ड होगा, +q पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो राइटवर्ड होगा। बट कॉमन सेंस ये है कि ये वाला क्योंकि नजदीक है तो स्लाइटली ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। That's why the force is going to be what? Attractive. This is the reason. And that's why I do not recommend using this sign, or if you want to keep the sign it's okay। क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कत क्या, मुझे इसका लॉजिक थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगता। Because some books use minus sign, some books don't use minus sign। और माइनस का वो यहाँ पे मीनिंग क्या बताना चाहते हैं कि हाँ वो बेसिकली डायरेक्शन के तौर पर एक चीज समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जब हम चीजें कर रहे हैं एच ई तो वेक्टर ही है, हाँ या ना? टेक्निकली पी भी आपका अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट भी क्या है आपका वेक्टर। अरे कुछ समझ में आ रहा है? पर देन यहाँ पे डी बाई डी आर हो चुका है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हम तो मेनली बात मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो माइनस साइन कभी होती है पिक्चर नहीं होती। सो यहाँ पे बहुत सारे बुक माइनस साइन रखती है, आप भी रखो क्योंकि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। पर डिसीजन अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है वो हमेशा मैं लेता हूँ बाय माय लॉजिक। कैसे? जस्ट मैंने बता दिया। जब भी डाइपोल को रखा जाए कोई भी फील्ड में आपको सिर्फ देखना है कि सरफेस से आपका कौन सा चार्ज नियर है, दैट्स इट। उसका आंसर हमेशा मिलेगा, बिकॉज़ दैट्स द सिंपलेस्ट लॉजिक टू दिस थिंग। और इसके क्वेश्चंस आएंगे भी कैसे, अब आपको यही एग्जांपल से समझ आएगा हाउ जे एडवांस इज गोइंग टू क्रिएट द क्वेश्चन। इसलिए आप जितने भी जे एडवांस के पीवाईक्यू देखोगे व्हाट दे हैव डन, क्या मैंने फील्ड ऑफ डिफरेंट शिफ्ट पढ़ा है? अरे पढ़ा है ना? वो सारे फील्ड के शिफ्ट के साथ साथ डाइपोल को अटैच कर दो, आपका क्वेश्चन। तो क्या मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बदले एक प्लेन प्लेट रख सकता हूँ? क्या स्फीयर रख सकता हूँ? देख लो 1-2 साल पहले वाला ही क्वेश्चन, स्फीयर के जस्ट ऊपर डाइपोल रखा है और पूछा हुआ है बताओ उस पे फोर्स कितना लगेगा। बिकॉज़ अब तुम्हें पता है तुम्हें जस्ट इसमें ई को रिप्लेस करना है विद स्फीयर द फील्ड व्हिच इज kq/r²। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन देता हूँ regarding your sleep cycle. Please work on that.
B1 के 50% बच्चों को देख के मुझे लगता है कि मैं यही चद्दर लेके आऊंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना बुरा लगेगा आप सबको। सो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, सबसे सुस्त बैच B1 to B11 में सिर्फ B1 है ना। आया भी पहले था, सुस्त भी पहले, ठीक है। आई एम नॉट जोकिंग। मैं B4 B10 में लेक्चर लेता हूँ ना, तो जो एनवायरनमेंट होता है अलग अलग होता है, ठीक है। मैं बहुत डांटता भी हूँ पर बहुत मजा भी करवाता हूँ। हाँ, क्योंकि नीट बैच है तो थोड़ा लाइट रखना पड़ता है, पर आप कुछ ज्यादा ही लाइट होती है, ठीक है। तो मैं रीजन आपको बताता हूँ क्यों, क्या होने वाला आपके साथ, ठीक है। आप बोलोगे सर एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत पढ़ते हैं रात को, तो 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, 8 बजे का लेक्चर होता है, फिर हमारे में वो चीज रहती नहीं है, बचती नहीं है, और आप पढ़ाते हो तो आपका आवाज में जो मधुरता है जो हमें नींद आती है कि यू हैव काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के रात को आधा घंटा कुछ आप बोलो जिसमें सो जाए, है ना। हाँ मैं देख रहा हूँ, है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये इंप्रूव करो, बिकॉज 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स जब आप आफ्टरनून में शिफ्ट होंगे, 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स जब आप आफ्टरनून में शिफ्ट होंगे तो आपको कल्चर शॉक मिलेगा। क्यों शॉक मिलेगा? आपको समझेगा नहीं कि भाई मुझे मेरे पास टाइम क्यों नहीं बचा, 24 घंटे तो थे पहले, अब क्यों नहीं। बिकॉज आप आओगे 2 बजे का लेक्चर होगा, तो आप घर से 1 बजे मोस्टली निकलोगे, 2 बजे यहाँ पे पहुंचोगे, 2 से 7 ऑफिशियल टाइम है, समझ जाओ, ऑफिशियल 7। तो मैं हमेशा बोलता हूँ द टाइमिंग फॉर द इवनिंग सेशन इज 2 to 2। हाँ, फिर मैं फिजिकल ब्लैंक नहीं करता, नॉट डिफाइंड, है ना। तो अपर लिमिट इज नॉट डिफाइंड, राइट, अप टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द फैकल्टी जो आया उसकी मर्जी हुई, क्योंकि वो फ्री है 7 बजे के बाद, उसको कुछ काम नहीं। एक्चुअली ऑफिशियल टाइम हमारा 7 बजे तक ही है। अब मैं फ्री हूँ, मेरा लास्ट लेक्चर है 5:30, मेरी मर्जी, तो मैं 7 को छोड़ दिया, 8:30 को छोड़ दिया, 9 बजे छोड़ दिया, 9:30 को छोड़ दिया। मेरे पास तो स्टेमिना है। हम लोग डिग्री वालों को पढ़ाते थे पहले, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4, मैथ ऑपरेटर, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीजेके वाले बच्चे आते ही हमारे पास 7:30 8 बजे, तब तो हमारा लेक्चर चालू होता। अब 8 बजे मैं लेक्चर चालू कर रहा हूँ, उनको थोड़ी बोलूंगा 8:30 को खत्म कर। So you should start the lecture at 7:30 or 8. You used to end at 10:30. तो स्टेमिना बहुत है हमारे पास, इवनिंग में बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कल्चर शॉक क्यों लगेगा? तुम जब घर पे पहुंचोगे ना तो तुम्हारे में स्टेमिना होगा ही नहीं पढ़ने का, पर तुम फिर भी ट्राई करोगे रात को पढ़ने का, क्योंकि तुम्हें पता है तुमसे सुबह नहीं उठेगा, तो तुम रात को पीछने का ट्राई करोगे। अब तुम जब रात को पढ़ोगे तो तुम पढ़ के आए हो यहीं से 6 से 7 घंटा, अब घर पे पहुंचोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली सैचुरेटेड मोड के ऊपर जा चुका है, तो जितनी तुमने रात को पढ़ाई करी होगी ना उसका 0 आउटकम, ट्रस्ट मी। फिर आप सोओगे 3:30-4 बजे, डायरेक्ट उठोगे 12:30 बजे, ये होता है, यही होगा आपके साथ। उठोगे, ब्रेकफास्ट लंच के बीच का ब्रंच करोगे, है ना, जो बाहर 2,500 में बिकता है 5 स्टार होटल में, आप घर पे 150 रुपए की थाली जाओगे। 12:30 बजे लंच किया, नहाया धोया, क्लास में आए, बस दिन खत्म। और संडे की एग्जाम आई होगी, रिजल्ट फट से गिरे। तो मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ, इंप्रूव योर स्लीप शेड्यूल। आपके जैसे आइज में देख रहा हूँ ना, ये इतने कम एज में ये सब, और आप जो बार बार बीमार पड़ रहे हो ना, उसका रीजन भी यही है। आप अपने स्लीप शेड्यूल पे काम करो, खाओ थोड़े, हमारे लिए माए कांगले बच्चे, है ना, एकदम माल क्योंकि मेरा साइंस का वो याद आया कि 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में एक बच्चे का डाके आपको भी होता था क्या? कुपोषित बच्चा आइडेंटिफाई कुपोषण। आप लोगों को भी था क्या? मतलब हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम कितनी बकवास है सही, कोई पढ़ा है अभी तक? आईटी वालों को नहीं स्टैंडर्ड होगा भाई, आईटी वालों को नहीं, आईटी में कोई कुपोषित नहीं होता भाई, 3 लाख लेते हैं ना भाई।
तो घर से अभी रात को मैक्स टू मैक्स 12 बजे सो जाओ, मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर मत जाओ, और सुबह 6:30-7 बजे उठो। फिर आप यहाँ पे जब आ रहे हो 1 महीना लगेगा आपको ये शेड्यूल में आने के। अगर आ गए ना तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिर तुम मॉर्निंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। तुम्हारे पास मॉर्निंग में पढ़ाई करनी है जब हम आफ्टरनून में यहाँ पे पढ़ रहे थे, अब रात को मत पढ़ना। इफेक्टिव आउटकम विल बी 1.5 आवर्स टू, दैट्स इट। तुमने रात को 4 घंटा पढ़ाई करी, 1.5 घंटा पढ़ा, अभी तुम कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम 2 बजे फ्री हो जाते हो। फिर पेरेंट्स ने बोला आपके शेड्यूल, सर मेरा बच्चा बहुत जबरदस्त है, वो एक चीज एक ही बार करता है, सोता है। बच्चा 2 बजे सोता है, 6 बजे उठता है, उसका शेड्यूल बहुत फिक्स है ना। आपने बोला कि एट अ टाइम 1 थिंग करना, वो करता है। फिर खाने बैठा खाता है 6 से 7, फिर बोलता है पढ़ाई करनी। पर आपने बोला था कि हर 60 to 90 मिनट के बाद ब्रेक लेना है, फिर ब्रेक लेता है। ओके, फिर 7:30-8 बजते हैं, फिर फॉर्च्यून ऑफ व्हील्स आता है, मास्टर शेफ आता है, और फिर शार्क टैंक तो देखना है क्योंकि आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है, और ये 5th सीजन है और फ्यूचर में मुझे भी जाना है। तो वो सब करके 11 बजे फिर वो नेक्स्ट पढ़ाई जाना करता है। अगर ये सब शेड्यूल होगा बेटा चलो दिखाइए। हाँ मुझे भी तो मान ले तूने -10 रखा तो ये प्लस बनेगा, मुझे चलेगा, मुझे डेली चलेगा, तो वहां प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मुझे ये नहीं चलेगा। ओके, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ ये फॉर्मूला को एज अ मैग्नेटिक फॉर्म में यूज करता हूँ, मैं माइनस के फॉर्म में लिखता ही नहीं, समझा ना? अब माइनस या प्लस कैसे समझे? माइनस प्लस का मतलब क्या? When it is negative, it is attractive. When it is positive, it is repulsive. समझा? तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड करना, तो तरीका मैंने दे दिया, बस वो तरीके से हाँ बोर्ड सही एक्सरसाइज में डाल। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर आप मुझे डाउट दे दो, फिर वो क्वेश्चन अच्छा हुआ तो सबको। चलो ये हो गया ना सबको। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। देखो क्वेश्चन, an electric dipole is placed at a distance x. An electric dipole is placed at a distance x from the center O on the axis of a charged ring of radius capital R and charge capital Q. Find the net force acting on the dipole. And work done in rotating the dipole.
by 180 degree. Work done in rotating the dipole by 180 degree. So आपको ये डायग्राम दिया है. This is ring जिस पे चार्ज Q है. The radius capital R है. डायपोल से डिस्टेंस x है और डायपोल का डायपोल मोमेंट अगर आपको मिलेगा तो p. ये भी मैं आपको डेटा दे दूँ. बाकी सब चीज आपको पता है. यू ट्राई. बोलो कौन सा डॉक्टर? हो गया. और एक है तो वो भी बच्चावाटी आंसर आया आप लोग का. इसके बाद अच्छा फोर्स फाइंड करने के लिए आपने ये यूज किया होगा P/dE/d. सब लोग ने माइनस रखना नहीं रखना वो आपकी मर्जी, रख सकते हो. मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में डाल रहा हूं. सो F is going to be P
d/dx और आई थिंक मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए द फील्ड का फॉर्मूला व्हिच इज kqx bar x square plus r square का होल रेज़ टू 3/2। तो आपका जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा pkq ब्रैकेट में x square plus r square q क्योंकि बेसिकली u/v लगाना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, फिर x square plus r square the whole raised to 3/2 into derivative of x which is 1 minus x into इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3/2 x square plus r square raised to 1/2 into x square plus r square का डेरिवेटिव which is 2x। So यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हुआ और मैं x square plus r square raised to half कॉमन ले लूँगा। So this will become pkq x square plus r square the whole raised to half upon x square plus r square का क्यूब। So ब्रैकेट में अगर मैं यहाँ से x square plus r square raised to half कॉमन लूँ तो 3/2 minus 1/2 will become 2/2 will become 1। So ऊपर बनेगा x square plus r square minus 3x square। Finally, the answer is going to be s equal to pkq r square minus 2x square upon now half और 3 कैंसिल करो तो 3 minus half हो जाएगा 5/2। So it will become x square plus r square the whole raised to 5। This is the answer of force acting on the diapole। समझा कैसे किया? So mainly it was about the direction, है ना? अच्छा, इसके बाद वाला पार्ट बहुत आसान है क्योंकि उसमें वर्क नहीं है। To rotate the dipole बाहर कितना डिग्री बोला है? 180। तो मुझे फॉर्मूला यूज करना चाहिए PE ब्रैकेट में cos 0 minus cos 1। आई होप आपको समझा होगा। समझा? ना cos 0 1 है और cos 180 minus 1 है, तो आंसर हो जाएगा वर्क डन का 2 times P और P की वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट करो। So it is going to be 2P kqxy x square plus r square the whole raised to 2। This is the answer of the work। समझा नहीं? अच्छा, आप एग्री करोगे कि मतलब इस क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स तो कुछ भी मैथ्स, और अगर वो आगे और नॉट जाना चाहे कि कौन से डिस्टेंस पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा तो कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करके और मतलब अगर आ रहा होगा तो हाँ तो ही क्वेश्चन को डिवाइड करके बनानी है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Yes. देखो next question. Show that for a given dipole. Show that
for a given dipole. V and E cannot have the same magnitude. Cannot have the same magnitude. At distances less than 2 meters from the dipole. Less than 2 meters from the dipole. Suppose that the distance is √5 meters. Suppose that the distance is √5 meters. Determine the directions. Determine the directions along which V and E are equal in magnitude. Along which V and E are equal in magnitude. Try करो ये क्वेश्चन भी.
इनका अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे बोला है कि V एंड E का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, ऐसा बोले। एंड डिस्टेंस कितना, लेस देन। अब देखो वो बात की बात है कि वो डिस्टेंस क्या है, वो तो मतलब हमें प्रूव करना है ना, बट स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं कि V एंड E का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता। ओके, तो देखो बचपन में हम जब छोटे थे, ओके, तो हमारे मॉम-डैड बोलते थे कि बेटा इसको हाथ में लगाना, ये गरम है, तो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता था, हम क्या करते थे, सच बताओ, हम हाथ लगाते थे, है ना, क्योंकि फ्यूज बहुत है हमारा, सही है ना। तो यहाँ पे वो बोला है कि V एंड E इक्वल नहीं हो सकता, तो हम वो ही करेंगे, वो ना बोले ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम वो ही करेंगे। That's also the principle of math. मैथ में बहुत सारे प्रूफ इस तरह से डिराइव करने पड़ते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि भाई ये इम्पॉसिबल है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, हम बोलेंगे पॉसिबल है, फिर पूरा डिराइव करके लास्ट में ऐसी कंडीशन लेके आ जाएंगे भाई 1 is equal to 2, what not possible hence not possible, है ना, समझा ना, ऐसे होता है ना। तो हम क्या करेंगे, V और इसको इक्वेट करेंगे बेटा, जैसे V डाला तो फॉर्मूला होगा KP cos थीटा बाय r, सही, और E का फॉर्मूला होगा AB बाय r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। KB और KB कैंसिल हुआ, r स्क्वायर और r क्यूब कट होके r आया, r को वो साइड पे लेके गए और स्क्वायर कर दिया, सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा became equal to 1 plus 3 cos square theta. So basically r square minus 3 into cos square theta is equal to 1. So cos theta is 1 upon under root of r square minus 3. I think यही है, समझ में आ रहा है। और अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, सही। सो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, वो कब होगी, जब r स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा, देयरफॉर r स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, सो r की वैल्यू 10 है। ओके, तो ये उसका एक लिमिटिंग कंडीशन है, इससे कम अगर मैं गया, मान लो इससे मैं क्या गया, कम गया, तो दिक्कत हो जाएगी। क्या तुमको समझा? तो ये उसका लिमिटिंग है, प्रूव हो चुका है। अच्छा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, और एक चीज पूछी, क्या पूछी उन्होंने कि अगर मान लो r की वैल्यू क्या है, √2, सॉरी r की वैल्यू सॉरी क्या है, √5, तो बताओ कि आपका V एंड E के बीच में क्या दिया है, डायरेक्शन पूछे, मतलब एंगल पूछा। तो कुछ नहीं करना, cos थीटा में सब्स्टिट्यूट करो, मैंने तो करिए तुम लोगों ने, इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, √2, तो थीटा क्या हो जाएगा, 40 आता है। बाय द वे cos थीटा 1/√2 0 से 360 में और डिफरेंट एंगल्स पे भी आते हैं, वो भी डायरेक्शन तुम्हें एसोसिएट है, समझा। अगर ये एक ही ऑप्शन है 45 तो ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हुए तो तुम और भी वो एंगल्स ले, समझा ना। इधर r = 2 क्या तो गलत है, नहीं गलत नहीं है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि cos थीटा इज 1/√3, बराबर ना। नाउ cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, दैट मींस 1 अपॉन r² minus 3 is less than equal to 1, therefore r² minus 3 is greater than equal to 1 under root में, therefore r² minus 3 is greater than equal to 1, so r² is greater than equal to 4, so r is greater than 2 or equal to, so it should be greater than or equal to 2 for b is equal to e. If it is less than 2, then b is not equal to that present. समझ गया? हाँ, आप इनइक्वालिटी पे मत चले जाओ, है ना?
कि भाई शर्म आता है सर। सबको समझा? सर आपने बोला कि और एंगल भी आ रहे हैं, थीटा तो 0 से 180 में ही है, मतलब समझा नहीं मैंने। थीटा जो है आपका वो तो 0 से 180 में ही होगा या फिर 360 तक जाएगा। मैं यहाँ पे डायपोल रख दूँ, मैं यहाँ पे तुझे एंगल पेंट पूछ सकता हूँ, यहाँ पे पूछ सकता हूँ, यहाँ पे पूछ सकता हूँ। मुझे लगा वो थीटा और फिर वापस नीचे की ओर पॉजिटिव नहीं मतलब नहीं, हम ये इसको एक्सेस मानेंगे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझा सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक हो गया तो बताओ, ठीक हो गया? चल, 2 point masses of mass capital M and equal and opposite charges of magnitude small q are attached at the corners of a non-conducting uniform rod of mass n mass again capital N mass capital N and length L and length L. The system is released from rest. In uniform electric field from theta equal to 53 degree. From theta equal to 53 degree. Find angular acceleration of the rod. Find angular acceleration of the rod just after releasing. What will be the angular velocity of the rod when it passes through stable equilibrium? Find the work required to rotate the system by 180 degree.
Finally. Now, when they want to integrate two chapters, rotational and electro combined, so such kind of questions you can expect. Okay. So ये क्वेश्चन मेरा B5 में भी हुआ था एंड मुझे फर्स्ट का और थर्ड का आंसर मिल गया, फर्स्ट पार्ट का और थर्ड पार्ट का, सेकंड का नहीं मिल पाया था बट अप्रोच मिल गया था. ओके, सो आई एक्सपेक्ट कि फर्स्ट और थर्ड आपसे भी हो सकता है. फील्ड का वैल्यू ई लेते हैं. हाँ, फील्ड का वैल्यू आप ई ले सकते हो. ठीक है, when negative charge is released and it has electric field, it moves towards opposition. So direction shorter ये field यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होगा it moves
towards association of तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर हम ऐसा सोचे कि किसी चार्ज नेगेटिव और वो जा रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, तो ये साइड पे पोटेंशियल है ना, ये साइड चार्ज। तो आइए मेजर आंसर क्या है, आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड 48 by 35 and नहीं आता। मेरा पॉइंट ऑफ प्रेशर में शायद गड़बड़ है। सर मैंने P को QL ले दी। क्या ले लिया बेटा? QL बराबर लिया। 48 by 35 QE by M कोई आंसर did you make the diagram? यूनिफॉर्म फील्ड में रॉड रखा है, रॉड 53 डिग्री पे रखा है, बराबर ना, ऐसा रखा है। अच्छा, जस्ट आफ्टर द रिलीज उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो देखो, मैं जो बोलते आ रहा हूँ वापस आपको बताना चाहूंगा। अगर तुम क्वेश्चन में स्टार्ट ही नहीं करे, कुछ भी नहीं करा, आप देख रहे हो क्वेश्चन, तो सॉल्व कैसे होगा अपना? ओके, बिकॉज एज ऑफ नाउ वो टेक्नोलॉजी थोड़ी हम पीछे हैं, जहाँ पे जो आप सोच रहे हो और आपकी सोच से वहां पे वर्ड लिखे जा रहे हैं, है ना? हम फॉरवर्ड में नहीं, थोड़े प्रॉब्लम वो है। तो सिचुएशन समझ ये है कि कुछ करो ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये बना लेते, कुछ तो बनाओ। तो आपको समझ आएगा कि मुझे अल्फा चाहिए और डाइपोल में फोर्स तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो फोर्स का तो कांटेक्ट है ही नहीं। एक ही चीज है जो यहाँ पे लग सकती है, टॉर्क। तो दिमाग में सबसे पहले टॉर्क आना चाहिए। तो तुम टॉर्क लिखते और लिखते PE sin थीटा। पर फिर मैं स्टार्टिंग में बोल भी चुका कि रोटेशनल और वो सब कुछ फालतू बोला था मैं, तो वहां से भी समझा होगा कि हाँ टॉर्क I अल्फा होना चाहिए था और फिर PE sin 53 होना चाहिए था। हो गया क्वेश्चन यार, यही है भाई, और कुछ भी नहीं। अल्फा ढूंढना है, I डिवाइड कर दो, बस I क्या है वो पता। So I it is mh square by 12 प्लस, क्योंकि अब इस पे भी चार्ज काफी लेना पड़ेगा ना, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर तक। तो m l/2 the whole square into 2, क्योंकि दो चार्ज। समझा? इसका आंसर क्या आएगा अगर इसे मैं कैलकुलेट करा? 7 mh square by 12 कोई आंसर है? तो आंसर 48 वाला नहीं आया था, 48 नहीं था, वो कुछ लोटा वाला है। P क्या हो जाएगा तुम्हारा? QL E, अच्छा sin 53, what is the value of sin 53? बराबर, so what should be the answer? 535। हमें ढूंढना क्या था भाई, क्या ढूंढ क्या रहे? बराबर, तो अल्फा हो जाएगा 48 by 35 QE by हाँ बेटा वो बता 24 QE by 24 QE by 7 ml per root.
नहीं। ओके, ये आया आंसर। अब उनको दूसरा क्या चाहिए, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जा रहा है तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा बोला ना। ठीक है, अप्रोच बताओ, आपका अप्रोच क्या होगा, आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कैन कांट आई से आई कैन डू एनर्जी कंजर्वेशन बेटर। सो ये इनिशियल ओमेगा नॉट 0 है ना, जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तब मेरा फाइनल ओमेगा होगा जो ढूंढना है। तो कांट आई अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन। सो इफ आई अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, 35 ml नीचे, ऊपर नीचे 35 ml और ऊपर 24 नहीं, और एक छोटा सा कुछ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कितनी होनी चाहिए सर, -PE cos 53, समझना है, प्लस हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू -PE cos, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम से जा रहा है 0, प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज 0 बिकॉज ओमेगा नॉट इज 0, -P वो साइड में जाएगा, तो आई थिंक दिस विल बिकम PE -PE cos 53 is half I is 7 ml square by 12 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा cos 53 3/5 होगा, तो 3/5 से 2, तो आई थिंक ये हो जाएगा 2PE by 5 is क्या 7 ml square by 12 into omega square, cross multiply करके, so what is the answer of omega? 48 इसका same answer 48 QE by 35, मतलब अल्फा के आंसर को सिर्फ स्क्वायर रूट में डाल दो, कर दिया। आ रहा हूँ मैं उस पर भी ये मैंने क्वेश्चन B5 में पूछा था, और किस सर पता है ये फॉर्मूला क्यों, मतलब ये लगा सकता हूँ इसमें और इसका आंसर मान नहीं कर सकता। अल्फा कांस्टेंट नहीं है, देख लो ये टर्म, अल्फा देख तो सही है। बहुत बढ़िया। जब हम यहाँ पे अल्फा फाइंड कर रहे हैं ना, तो कई बार गलती हो सकती है, इस एक्सप्रेशन को देखते तो बोलोगे Q कांस्टेंट, E तो फिर कांस्टेंट ही है, M भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट, तो अल्फा कांस्टेंट। वी कैन अप्लाई दिस। तो तुम वो अप्रोच में जाने का ट्राई करोगे, पर वो गलत है, क्योंकि ये अल्फा है जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द रॉड, पर वो अल्फा डिपेंड कर रहा है एक्चुअली में ये एंगल पे, और ये एंगल हर बार थोड़ी 53 है, वो तो 53 से धीरे धीरे 0 हो रहा है ना, तो अल्फा इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एंगल, सो अल्फा इज नॉट कांस्टेंट एंड दिस अप्रोच इज नॉट पॉसिबल, बट इट्स गुड फॉर, इट्स अ वेरी गुड फॉर, आना चाहिए दिमाग में, क्यों नहीं पॉसिबल। तो जब तुम सोच रहे हो तो अप्रोच 2-3 होने चाहिए ना दिमाग में, तो ये नहीं चलेगा इस सिनारियो में, हो सकता है कोई पिछले वाले सिनारियो में चल जाए। ओमेगा मिला, वर्क डन तो फालतू है, बहुत मतलब नहीं बताना चाहिए, वर्क डन का आंसर बाद में 2P पर इसमें अच्छा ऐसा लिखोगे PE ब्रैकेट cos 53, क्योंकि स्टार्टिंग में 53 था, माइनस cos 53 प्लस 5, याद दिस विल बी ट्वाइस ऑफ P cos 53, समझा। तो cos 53 की वैल्यू डाल दो, तो 6/5 हो जाएगा, दैट द आंसर ऑफ मोमेंट। d ओमेगा बाय dt आएगा, so
नहीं होगा, मतलब अब तू यहाँ पे करना चाहता है। हाँ फिर अल्फा को फिर तुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, फिर डी थीटा मान लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर। हाँ तो इंटीग्रेट कर उससे शायद आ उससे आएगा। उसमें लिमिट क्या रखना, स्टार्टिंग में जब 0 है तो थीटा 53 है, और जब ओमेगा है तो वहाँ पे अच्छा सुन लो, होमवर्क ग्रुप पे मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। सबसे पहले लिखना है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और उसके बाद लिखना है कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। समझ में आया? और सुनो अच्छे से, पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर क्या लिखोगे कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके नीचे फिर शेयरिंग ऑफ चार्ज। इस तरह से जाएगा, ये 3 वे लिख के आना ही है और नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना। ओके अभी नहीं 2 लेक्चर ये क्या है? 12 बजे का आ गया तो तेरे फोन में मत करना है तेरा।